नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम संविधान श्रृंखला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य पर हम आपके साथ एक खास शो साझा करने वाले हैं, जिसके तहत हम आपको संविधान से जुड़े तमाम जो तथ्य हैं वो सरल भाषा में आपको बताने वाले हैं। और साथ ही साथ इस श्रृंखला में हम संविधान से जुड़े जो भी तथ्य हैं वो आपको अलग अलग जो पर्सनालिटीज़ हैं धनबाद की, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान जो है इसकी क्या विशेषता है, ये कैसे बनी, और साथ ही साथ आम जनता को इससे क्या कुछ लाभ हुआ है, और साथ ही साथ आम जनता इसे क्यों आम जनता के जीवन में इसका क्या कुछ प्रभाव होता है और किस मोटिव से इसे बनाया गया था। अभी हमारे साथ LADCS के चीफ हैं डॉक्टर कुमार विमलेंदु, इनका नाम है। हम सीधे इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि संविधान की क्या कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस शो में। सर, आप हमें बताएं कि भारतीय संविधान जो है ये आम नागरिक के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्या कुछ महत्व है इसका आम नागरिक के लिए? बिल्कुल, ये भारतीय संविधान जो है ये चूँकि हमारी पूरी देश को अनेकता में एकता के लिए सब लोगों का अधिकार क्या है, उसका एक अच्छा वातावरण में परवरिश कैसे हो, तो इसलिए संविधान जो है इंडिया में मतलब भारत में बनाया गया। और संविधान जो है इसके तहत पूरी हमारी जो सिस्टम है वो रन करती है, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या फिर विधान पालिका हो। ये सारी चीज़ों को मतलब संविधान जो है वो एक गाइडलाइंस, एक रूपरेखा तैयार किया है, जिसके तहत ये चीज़ मतलब लोगों के लिए बनाया गया है। लोगों का अधिकार क्या होना चाहिए, लोगों को किस तरह के लोगों के लिए कुछ खास प्रयोजन, जैसे कि आपने देखा है रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आया है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी पिछड़े तबके के हो जाते हैं, जिन्हें वो वातावरण नहीं मिलता है जो अगले जो श्रृंखला में रहते हैं उनको मिलता है। जैसे उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती थी, देश जब आज़ाद हुआ था तो गरीबी भी काफ़ी थी, तो उस चीज़ को देखने के लिए और उस चीज़ का ख्याल करने के लिए, ताकि एक आम नागरिक भी एक अच्छा जीवन यापन करे और एक अच्छी ज़िंदगी जिए, उसके लिए संविधान बहुत ही ज़रूरी है। सर, देखा जाता है कि संविधान का जब निर्माण हुआ था उस दौरान कई ऐसे हिडन हीरोज भी रहे जो इस ये समिति के सदस्य रहे हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि संविधान को जब भी हम लोग संविधान का नाम लेते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो चेहरा है वो ज़रूर सामने आता है, और उन्हीं के नाम से ये जाना भी जाता है। कई लोग जो हैं ये कहते हैं ऐसा, तो इसके पीछे के जो हिडन हीरोज़ हैं इस समिति में, कौन लोग इसमें शामिल थे, उसके बारे में सर थोड़ा हमें बताएं। देखिए, इनिशियली संविधान में जो है 389 मेंबर्स थे, और संविधान जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, उसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उनका भी योगदान हमें भूलना नहीं चाहिए। और ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी उसमें कुछ लोगों का टीम बनाया गया था, जिसमें कि श्री भीमराव अंबेडकर जो थे वो उसके प्रेसिडेंट थे। तो बहुत लोगों की मेहनत रही है। 389 मेंबर्स इनिशियली थे, लेकिन जब विभाजन हो गया, जब पाकिस्तान बंट गया, तो उसके बाद वो मेंबर घट के 284 हो गए थे। और इन सारे लोगों का मेहनत है जो हमारा संविधान बना। और संविधान को इसलिए चूँकि भारत में देखा जा रहा था कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो कि बहुत ही पिछड़े हैं या बहुत सारे लोग पिछड़े हैं, तो उनका ख्याल करते हुए इसमें तमाम दुनिया की जितनी भी अच्छी अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ थी, जैसे मौलिक अधिकार जो है वो हमें अमेरिका से मिला, रूल ऑफ राइट्स जिसको कहते हैं वो हम यूके से ही लिए, ब्रिटेन से ही, और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुआ, ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो हम यूएसएसआर से लिए, मतलब रसिया जिसको कहते हैं उससे लिए। तो बहुत सारे कंट्री का जो बेस्ट मतलब संविधान था उसको लेके हम लोगों ने इसको कलमबद्ध किया
और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफ़ी मेंबर थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चूँकि उसका जैसे होता है ना कि किसी भी जगह आप जाइएगा, जो उसका मुखिया होता है उसका नाम ही आता है, तो इसलिए बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम आ रहा है। उनके पीछे बहुत सारे लोग थी, बहुत सारे, जवाहरलाल नेहरू भी वन ऑफ द मेंबर थे उसमें। इस तरह से बहुत सारे मतलब कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी के भी लोग थे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, वो भी इसके पीछे उनकी भी मेहनत रही है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है बहुत सारे दुनिया की बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन को एकत्र करके बनाया गया है, और इसीलिए ये दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। आप अगर यूके का ये यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वो 4 पन्ने में आ जाता है। तो उसके कंपैरिजन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिखित दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लंबा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है। सर, जैसे जैसे समय बदला, संविधान में संशोधन भी आए और कहा जाता है कि कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिसके कारण कि संशोधन लाया गया। तो अभी क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण, क्या कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जिसके कारण लेजिस्लेटिव जो हैं उनके द्वारा संशोधन लाए जा रहे हैं? देखिए, लेजिस्लेचर जो है उनका काम है कानून बनाना, ठीक। कानून कहाँ बनता है? हम लोग का जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो कानून बनाती है। तो समय समय पे जैसा देखिए, जो भी कानून आज तक बन रहा है वो सारे हमारे संविधान से ही उठ के आया है। चाहे आप राइट टू फ्री एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चे का देख लीजिए, वो जो है हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये चीज़ था। इसको इफ़ेक्ट देने के लिए एक संशोधन किया गया और एक कानून बनाया गया। तो राइट टू एजुकेशन, जैसे आज के डेट में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 21 में एक आपका मौलिक अधिकार भी है। अगर बच्चे को, अगर उसके माँ बाप या गार्जियन जो भी हैं, अगर वो पढ़ाई के लिए नहीं भेजते हैं तो उन पे भी कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरह से समय समय पे जब भी ज़रूरत ऐसा पड़ता है, जैसे सबसे पहले हम लोग का जो है कानून मतलब संशोधन हुआ था ज़मीन के लिए। ये राइट टू प्रॉपर्टी पहले थी, तो वो फंडामेंटल राइट से, मतलब मौलिक अधिकार से हटा के उसको एक लीगल राइट के तौर पे ले आया गया। क्योंकि उस समय ज़मीन, जैसे राजा महाराजा लोगों की या ज़मींदारों की ज़मीन बहुत सारी थी, तो उससे ज़मीन अधिग्रहण करके सरकार खुद अपने पास इस तरह से नहीं कर पा रहे थे। ये इनिशियली बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ये उनका मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स। तो उससे हटा के इसको फिर लीगल राइट में लाया गया, ताकि फिर ज़मीन उनका। और अभी बर्निंग इशू है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आर्टिकल 44 में, अनुच्छेद 44 में आप देखिएगा, डीपीएसपी, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ही है। उस पे बात चल रही है कानून बनाने की। कुछ कुछ राज्य में, जैसे उत्तराखंड में और एक दो राज्य में, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून है जो कि सारे धर्म पे एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं उसमें जैसे मान लीजिए अगर देखा जाए तो हमारे भारत में ही कुछ धर्म विशेष हैं जिसमें कि 4 शादी जायज़ होती है। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर समान कानून संहिता अगर लागू हो जाता है तो ये सब पे एप्लीकेबल होगा, और इस पे अभी वर्क चल रहा है। दूसरा है बीच बीच में अभी एसआईआर पे जो बात चल रही है, हाँ, तो एसआईआर पे भी अभी पिछली साल ही इलीगल इमिग्रेंट एक्ट लाया गया। इसके पहले कोई कानून नहीं था, इसलिए भारत में आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका कि मतलब बिल्कुल बाहर किसी भी देश से आए और फिर यहाँ पे सामान्य उनका कुछ कागजात बना और वो यहाँ के नागरिक हो जा रहे थे। तो इस चीज़ को कर्टेल करने के लिए एसआईआर का प्रोविज़न लाया गया। तो ये सारी चीज़ कानून मतलब अपने संविधान से ही निकल के आ रही है। कई बार सर देखा जा रहा है कि एसआईआर की जो तुलना है, ये कहीं ना कहीं लोग सीएए और एनआरसी से कर रहे हैं। ये कई बार हमने भी कोशिश की है कि ये जो है कन्फ्यूजन लोगों का क्लियर हो। तो इस पर आपकी क्या राय है सर? क्या ये सही में जायज़ है लोगों का इस तरह से मानना? नहीं, अभी क्या हुआ था ना कि एक वोटिंग जो पॉपुलेशन थी, मान लीजिए कि एक स्टेट में 50,000 वोटिंग पॉपुलेशन था, ठीक है। वहाँ पे मतलब वोटिंग एज के 50,000 हैं,
और जब वहाँ का वोटर लिस्ट देखा गया तो वो 70,000 हो गया था। तो इस चीज़ को कर्टेल करने के लिए, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो काम काज के सिलसिले में किसी और शहर में चले गए, जो बिल्कुल नहीं हैं उस जगह पे, तो ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उसके तहत इस चीज़ को कर्टेल किया जा रहा है कि वास्तविक जो और जो वाकई जो वोटर एग्जिस्ट कर रहे हैं वही रहे यहाँ पे, और उन्हीं का वही वोटिंग राइट्स उनकी रही। वरना क्या होता है कि अगर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस चीज़ को मिस यूटिलाइज कर सकते हैं कोई भी। जैसे कि अभी आप बता रहे थे सर, तो संपत्ति का अधिकार जो है हमारा, उसको हटा करके फंडामेंटल राइट से हटा करके जो है लीगल राइट कर दिया गया है। तो इस पर जी, तो इस पर आपकी क्या राय है सर, क्या होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, डेवलपमेंट के लिए सरकार को बहुत सारी ज़मीनें चाहिए। तो मान लीजिए किसी कहीं पे रोड चौड़ीकरण करना है, कहीं डैम बनाना है, कहीं और भी सरकार तो अगर मौलिक अधिकार में रहता तो फिर जैसे देखिए बात ये मौलिक अधिकार के लिए क्या हुआ, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 227, इससे इसके लिए आप अगर आपका ये मौलिक अधिकार हनन हुआ है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके इससे आप मतलब इसके अगेंस्ट में जा सकते थे। तो इससे क्या प्रॉपर डेवलपमेंट अगर कंट्री का होना है तो वो बहुत ज़रूरी है कि जो फंडामेंटल राइट्स में था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको लीगल राइट कर दिया गया ताकि कानूनी अड़चनें जो है वो दूर हुई इससे। तो ये एक तरह से डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। सर, चूँकि जैसा कि आपने बताया कि ये जो संविधान है इसे बनने में काफ़ी समय लगा है और इसमें कई ऐसे इस समिति में सदस्य भी रहे और ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। तो देखा जाए तो हमें बचपन से ही ये पढ़ाया गया है कि जो रिपब्लिक डे है ये 26 जनवरी 1950 में मनाया गया था पहली बार। तो इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है? जैसा कि हम और भी चीज़ जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान अपनाया गया था। तो इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या कुछ कन्फ्यूजन है? अगर हमारे व्यूअर्स को आप क्लियर कर सकें तो। देखिए 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने रिपब्लिक डे घोषित कर दिया था और संविधान उस दिन से पूरी इंडिया में प्रोमलगेट कर दी गई, इफेक्ट में आ गई। लेकिन इसके पीछे की स्टोरी ये है, 26 जनवरी 1929 जब कांग्रेस का लाहौर सेशन हो रहा था उस समय हम लोगों ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था, पूर्ण स्वराज। तो वो पूर्ण स्वराज जो 26 जनवरी 1929 को हम लोगों ने किया था, तो उसको मार्क करने के लिए हम जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नवंबर 26 1949 को इसको अडॉप्ट कर लिया, फाइनल कर लिया कि हाँ ये, तो इसको डे जो है जो उससे पूर्ण स्वराज से हम लोगों ने ये किया कि नहीं 26 जनवरी को ही हम लोग डेट रखेंगे जिस दिन हम लोग अपना गणतंत्र रिपब्लिक डे मनाएंगे और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन से इफेक्ट में आ जाएगा। तो पूर्ण स्वराज को मार्क करने के लिए, और ये पूर्ण स्वराज जो था ये इसको फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे भी कहते हैं हम लोग इतिहास में। तो ये तो आपने बताई कि किस तरह से हमारा संविधान जो है इनके सम्मान में जो है डेट मार्क किए गए हैं। साथ ही साथ अभी देखा जाता है कि कोई भी संशोधन अगर होता है तो वो एक मतलब कई बार ऐसा होता है कि जनता में असंतोष की भावना भी देखने को मिलती है। तो इन सब चीज़ों में पब्लिक को क्या करना चाहिए अगर वो किसी चीज़ से असंतोष अगर है उन्हें? तो देखिए बात ये है, जो पार्लियामेंट है, हमारी संसद है, वो कानून बनाती है, लेकिन उसका वॉचडॉग कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। अगर कोई भी पब्लिक कोई ऐसी कानून अगर उन्हें लग रहा है कि नहीं सरकार ने सही नहीं बनाया तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए जुडिशियल रिव्यू करती है अनुच्छेद 32 में। तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जो कानून आपके देश के बढ़ोतरी के लिए है, देश को और ऊंचाई पे ले जाए, तो उस कानून में तो सरकार का सहयोग करना ही चाहिए। जैसे कि अभी बर्निंग इशू है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये इंडिया में लागू होना चाहिए। एक कानून, समान नागरिक सारे लोगों के लिए, तो ये ज़रूरी है। कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए पंथ, धर्म, जाति पे। चूँकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है कि इंडिया विच इज़ अ सेक्युलर कंट्री, तो सेक्युलर वर्ड जो है इस ये कई बार लोग जो है इसे सही तरीके से नहीं ले पाते हैं या फिर समझ नहीं पाते हैं। तो इसे अगर साफ भाषा में समझा जाए, सरल भाषा में, जिससे कि हमारे जो मतलब इंटेलेक्चुअल व्यूअर हैं वो भी समझ जाएं और जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी समझ जाएं, इस तरीके से कुछ हमें सर समझा सकें आप?
देखिए, सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट आया है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आया है, ठीक है। तो इनिशियली हमारी जो संविधान में सेकुलर थी ही नहीं, लिखी हुई नहीं थी। फिर इसे वही संविधान संशोधन अधिनियम में इसे लाया गया। देखिए, सेकुलर मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे नागरिक हैं वो सब अपने धर्म को प्रोफेस कर सकते हैं, उसको उसके लिए वो अपना वर्क कर सकते हैं। ये नहीं है कि सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट ये कभी नहीं है कि बिल्कुल आप अपने धर्म को एनी टाइम आप कैरी फॉरवर्ड कीजिए। और धर्म जो है एक आपका पर्सनल चीज़ है और ये आपके साथ हमेशा रहता है। इसका मतलब सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट ही है बेसिकली कि सब लोगों को अपने धर्म की आज़ादी है। वो अपना धर्म को मतलब आज़ादी के साथ अपना धर्म का जो भी चीज़ है वो मान सकते हैं, मान सम्मान उसका रख सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सेक्युलरिज्म जो है ये कहीं ना कहीं यूसीसी जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसमें कहीं इफेक्ट कर सकता है सर ये चीज़? नहीं, देखिए, धर्म जो है, रिलीजन जो है, वो यूसीसी जो है बेसिकली ये आपका एक कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, ठीक। इससे कोई किसी की रिलीजन हार्म नहीं होगी। जैसे आप अगर एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि बहुत सारी कंट्री जो है, अगर फॉर मैरिज का ही कॉन्सेप्ट अगर देखते हैं, कुछ रिलीजियस माइनॉरिटी में ये चीज़ है, तो उसको अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंट्री जो मुस्लिम कंट्री हैं वहाँ पे ये फॉर मैरिज की रिलीजन की कॉन्सेप्ट को बंद कर दिया गया है। तो इससे ऐसा नहीं है, महिलाएं एक्सप्लॉइट हो रही है, ये दिखता भी है। तो उस चीज़ को है, कॉमन सिविल कोड अगर आता है तो सब लोगों पे एप्लीकेबल होता है। ये कहीं भी किसी के धर्म के अगेंस्ट नहीं जाता, ना सेकुलरिज्म के अगेंस्ट। सेकुलरिज्म है कि आप अपने रिलीजन को प्रोफेस कीजिए, फ्रीडम है आपको। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, दोनों एक दूसरे का पूरक हैं। तो आखिर में सर, हमारी जनता से, हमारे व्यूअर्स को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर? देखिए, हमारी कंट्री जो है इस वक्त काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। तो और आज़ादी, चूँकि आप लोगों ने देखा नहीं ना हम लोगों ने देखा कि हमें आज़ादी किस मेहनत से मिली, किस तरह से हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमारे लोग किस तरह से अपना जान गंवाएं इस आज़ादी को हासिल करने में। तो इसको बहुत ही सहेज के रखना है और बहुत ही खुले दिल से जो हमारा ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि दिखना चाहिए कि हाँ, हमें देश, चूँकि हम हमेशा हम तो कभी भी बॉर्डर पे जाके लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, देश के लिए जो लड़ रहे हैं उनके लिए हम लोग एक अच्छा मतलब व्यवहार रखें, उनके लिए एक समर्पण रखें और बहुत ही खुल के अपना जश्न मनाना चाहिए, ताकि दिखना चाहिए लोगों को कि हाँ, भारत गणतंत्र है, भारत स्वतंत्र है। तो संविधान श्रृंखला में आज हमारे अतिथि रहे डॉक्टर कुमार विमलेंदु, जिन्होंने बताया कि किस तरह से संविधान जो है ये हर एक नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है और इसे किस तरह से हमारे जो कानून बनाए गए हैं या फिर इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि इसके बनाने के पीछे जो हिडन हीरोज़ रहे उनकी क्या कुछ जानकारी थी और किस तरह से मेहनत के साथ और पूरे देश को एक एकता में बांधने का जो ये एक मोटिव रहा वो काफ़ी ख़ास रहा। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले गेस्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।